नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 39 हल करने वाले हैं। पूरे ही 30 क्वेश्चन 31,000 शिक्षक भर्ती रीट शिक्षक भर्ती के लिए है। लेवल 1 के लिए भी 2 के लिए भी बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे लास्ट टाइम में आपको, बेहतरीन, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला वीडियो है ये। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 है साथियों, देखिएगा। इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इस हाथ देना उस हाथ लेना, एड़ी चोटी का जोर लगाना और 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। तो यहाँ पर देखिएगा मुहावरा नहीं है, आपको ये देखना है। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो भाई कौन सा मुहावरा नहीं है? ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब ये एक लोकोक्ति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लोकोक्ति का। इसका मतलब ये है ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस प्रकार भी आप इसका अर्थ ले सकते हो। बाकी इस हाथ देना उस हाथ लेना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, तीनों ही यहाँ पर मुहावरे के उदाहरण है। तो प्रथम विकल्प पहले क्वेश्चन में सही है। एक ट्रिक बताता हूँ साथियों इसकी, जहाँ पर जैसे लेना देना पकाना खाना बनाना जो भी ना शब्द अगर बाद में आता है तो अधिकतर वो मुहावरों का ही, लगभग 99% है चांस है कि वो मुहावरे का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन जहाँ देखो यहाँ ना आ रहा है, ना नहीं आ रहा है, ना आ रहा है, तो लोकोक्ति में ना लगभग नहीं आता है, मुहावरे में आता है। विकल्प 1 सही है, बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, इनमें से देखिएगा, इनमें से विराम चिन्ह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अवतरण को ऊपरी विराम चिन्ह भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह के 3 प्रकार होते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह को समता सूचक चिन्ह कहते हैं और इति श्री चिन्ह को समाप्ति सूचक चिन्ह भी कहते हैं। तो देखो, विराम चिन्ह से संबंधित वाक्य की बात करें तो अवतरण चिन्ह को ऊपरी विराम कहते हैं, सही बात है। अवतरण चिन्ह के 3 प्रकार होते हैं, ये गलत है साथियों। 3 प्रकार नहीं होते हैं, बल्कि अवतरण के 2 ही प्रकार होते हैं। एक तो होता है इकहरा अवतरण चिन्ह और एक होता है दूहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है। ये 2 प्रकार होते हैं, इसलिए ये विकल्प गलत है। तो आपको ये देखना था असत्य वाला, दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही है। बाकी तुल्यता सूचक चिन्ह को समता सूचक ही कहते हैं और इति श्री चिन्ह को समाप्ति सूचक चिन्ह ही कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ सेकंड विकल्प आपके राइट रहेगा। आपके प्रश्न संख्या 3, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 को, इनमें से किस विकल्प में कारक संबंधी अशुद्धि नहीं है? मेरी राय से आप चले जाइए, बंदर पेड़ में बैठे हैं, जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे और हमारे वाला मकान खाली है। तो देखो, कारक संबंधी अशुद्धि जिस विकल्प में नहीं है उस विकल्प का चुनाव करो प्रश्न नंबर 3 में। राइट आंसर क्या रहेगा? तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है, हमारे वाला मकान खाली है। ये गलत है साथियों। ये कारक संबंधी अशुद्धि नहीं है, बल्कि ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कैसी है? सर्वनाम संबंधी। तो आपको ये देखना था कि कारक संबंधी किस में नहीं है, तो विकल्प 4 सही है। बाकी जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे है, तो ये भी कारक संबंधी अशुद्धि है। यहाँ कौन आएगा? के लिए आएगा। जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे। बंदर पेड़ में बैठे हैं, नहीं पेड़ पर बैठे हैं होते हैं। मेरी राय से नहीं, मेरी राय में होता है, मेरी राय में आप चले जाइए। इस प्रकार ये तीनों ही कारक संबंधी अशुद्धि के उदाहरण हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? काल की दृष्टि से असंगत है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पूर्ण भूतकाल। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। मोहन बाजार गया होगा, संदिग्ध भूतकाल। चिड़िया आकाश में उड़ेगी, सामान्य भविष्यकाल। तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है साथियों? देखो, राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1, पुलिस ने चोर को पकड़ा। ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है, ये एक सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़ा था, ऐसा होता तो पूर्ण भूतकाल होता, तो ये क्या है? असंगत विकल्प है। बाकी आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, वर्तमान में क्रिया जारी है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल। बाजार गया होगा कन्फर्म नहीं है, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। आकाश में उड़ेगी, उड़ेगी मतलब भविष्य की बात है, तो सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। बाकी दूसरा तीसरा चौथा तो क्या है? संगत है। प्रथम विकल्प असंगत है आपके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत है,
भागिने का बहन, प्रकट का प्रगट, पाषाण का पाहन और पक्ष का पंख। तो भाई तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प देखना है। पक्ष का पंख ही होता है, पाषाण का पाहन ही होता है, प्रकट का प्रगट ही होता है, लेकिन भागिने का बहन नहीं होता है बल्कि भानजा होता है साथियों। ठीक है, इसलिए विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6ठा क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से भाववाचक नहीं बने हैं? सजावट पढ़ाई, जलन चमक, चाल कमाई, जमाव निकटता। तो भाई क्रिया से भाववाचक का जो उदाहरण नहीं है उसका आपको यहाँ चयन करना है। कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में? तो साथियों 6ठे क्वेश्चन में जो आपके राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, जमाव और निकटता। ये जो दोनों हैं इनमें से एक शब्द क्रिया से भाववाचक नहीं बना है। कैसे देख लेते हैं। देखो पहला विकल्प सजावट है, तो सजावट में सजना से सजावट बना है, पढ़ना से पढ़ाई बना है, दोनों ही क्रिया से है। जलन जलना से, चमक चमकना से बना है, दोनों ही क्रिया से बने। चाल चलना से बना है, कमाई कमाना से बना है, दोनों ही क्रिया से बने हैं। लेकिन जमाव जमना से बना है, बिल्कुल ये भी क्रिया से भाववाचक है। लेकिन निकटता, तो जो निकटता शब्द है ये निकट से बना है, और निकट क्या है? एक अव्यय शब्द है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प जो है ये आपके इसमें सभी शब्द क्रिया से भाववाचक का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। आपके 7वां क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? पानी में कुछ है, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, कल तुम किससे बात कर रहे थे और मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, यहाँ पर ये संबंध नहीं, ये निजवाचक है, सॉरी ये कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है, क्योंकि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। ठीक, कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कल तुम किससे बात कर रहे थे। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, ये एक संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा विकल्प सही है। पानी में कुछ है, ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है साथियों। ठीक है, तो दूसरा ही विकल्प 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8, इनमें से वचन की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत नहीं है? अनेक का अनेकों, दुनिया का दुनिया, होश का होशों और राह का राहें। तो भाई अगर हम वचन की दृष्टि से देखें कि भाई कौन सा विकल्प आपके यहाँ गलत नहीं है, तो विकल्प नंबर जो 4 है, सॉरी गलत नहीं, हाँ 4 जो है ये गलत नहीं है, क्योंकि राह एक वचन है और राहें बहुवचन है, ये बिल्कुल शुद्ध है। होश बहुवचन होता है, होश का होशो होगा नहीं। दुनिया एक वचन में रहेगी हमेशा, इसका बहुवचन नहीं बनता है। अनेक पहले से ही बहुवचन है, इसलिए अनेकों नहीं बनेगा। तो चौथा ही विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? सुता, भव, दात्री और विदुषी। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है साथियों? देखो सुता एक स्त्रीलिंग शब्द है जो कि सूत से बना है। दात्री एक स्त्रीलिंग शब्द है जो कि दाता से बना है। विदुषी एक स्त्रीलिंग शब्द है जो कि विदूषक से बना है साथियों, सॉरी विद्वान से बना है। विदुषी किससे बना है? विद्वान से बना है। लेकिन जो भव शब्द है ये एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है भवानी। ठीक है, तो यहाँ ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। दूसरा विकल्प आपके पुल्लिंग का उदाहरण है, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में संधि युक्त शब्द नहीं है? शब्द, प्रमाण, अतएव और महापुरुष। तो देखो संधि युक्त शब्द किसमें नहीं है आपको ये देखना है। प्रश्न नंबर 10 में राइट आंसर कौन सा है सोच लीजिए। चौथा विकल्प आपके सही आंसर है साथियों, महापुरुष वाला, क्योंकि महा प्लस पुरुष महापुरुष बन जाता है, तो इसमें कोई संधि नहीं हो रही है। अतः प्लस एव से अतएव शब्द बनता है साथियों, विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्र प्लस मान से प्रमाण शब्द बनता है, प्र प्लस मान प्रमाण, व्यंजन संधि का उदाहरण है। शप प्लस द से शब्द बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से कौन से विकल्प, एक सेकंड रुकना,
इनमें से कौन से विकल्प में कोई भी उपसर्ग नहीं है, कोई भी उपसर्ग नहीं होना चाहिए? कुकर्म, कुलीन, कुपथ और कुयोग। तो देखो राइट आंसर कौन सा रहेगा? कु प्लस कर्म कुकर्म कुपसर्ग है, कु प्लस पथ कुपथ कुपसर्ग है, कु प्लस योग कुयोग कुपसर्ग है। लेकिन कुलीन जो शब्द है इसमें कुल प्लस ईन से बना है, तो ईन मूल शब्द है, कुल मूल शब्द है और ईन प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुलीन में को उपसर्ग नहीं है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है, स्वतंत्रता, अपमानित, कलाकारी और अनुकरणीय। तो देखो भाई प्रत्यय की दृष्टि से यहाँ पर आपको असंगत देखना है, तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? थोड़ा दिमाग लगाइएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। सोच लीजिए और सही विकल्प का चयन कर लीजिए 12वें क्वेश्चन में। तो बताऊं राइट आंसर? साथियों विकल्प नंबर आपका 3 सही है। ये प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है। कैसे है देखते हैं। स्वतंत्रता शब्द का निर्माण स्व प्लस तंत्र प्लस ता से हुआ है, तो उपसर्ग तो देखना ही नहीं है आपको, तो प्रत्यय देखना है। तो इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब इसमें एक प्रत्यय है ता। दूसरा जो शब्द है वो अप प्लस मान प्लस इत से बना हुआ है, तो इसमें उपसर्ग तो देखना ही नहीं है, इसमें प्रत्यय देखना है। इसमें भी एक प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें भी एक प्रत्यय था। अनुकरणीय जो शब्द है ये बना है अनु प्लस करण प्लस ई, तो इसमें भी एक ही प्रत्यय है, मतलब चौथा विकल्प, दूसरा विकल्प, पहला विकल्प, तीनों में एक एक प्रत्यय है। लेकिन जो कलाकारी जो शब्द है, कलाकारी साथियों ये प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि इसमें 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। कैसे? इसमें मूल शब्द है कला, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है कार, कला प्लस कार, इसमें एक और प्रत्यय लगा हुआ है ई, कला प्लस कार प्लस ई, शब्द क्या बनता है? कलाकारी। तो इसमें 2 प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बाकी चौथे, दूसरे और प्रथम में एक एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 13, किस विकल्प में यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ग्रामगत, जलमग्न, नगर सेठ, बंधन मुक्त, भावपूर्ण, सर्वप्रिय, बाणाहत और भवसागर। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प यहाँ पर तत्पुरुष समास के उदाहरण में नहीं आता है? तो साथियों 13वें क्वेश्चन में जो आपके राइट आंसर रहेगा, देखो कौन सा विकल्प सही है, तो विच्छेद करके देखेंगे, मतलब इसको समास विग्रह करके देखेंगे। ग्रामगत, ग्राम को गत, जलमग्न, जल में मग्न, तो यहाँ पर दोनों में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नगर सेठ, नगर का सेठ, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, दोनों तत्पुरुष समास है। फिर भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, भाव से पूर्ण, और सर्वप्रिय, सभी में प्रिय, तो भाव से पूर्ण और सभी में प्रिय, से और में दोनों कारक चिन्ह है, इसलिए ये भी यहाँ पर तत्पुरुष है, मतलब चौथा विकल्प सही है। कौन सा? बाणाहत। तो बाणाहत में क्या होता है? बाण से आहत, बाण से आहत, से बिल्कुल कारक चिन्ह है, तो इसमें तत्पुरुष है। लेकिन यहाँ एक शब्द है भवसागर, तो ये जो भवसागर शब्द है साथियों, भव रूपी सागर होता है, भव रूपी सागर, भवसागर शब्द इससे बनता है। तो मतलब इसमें कर्मधारय समास है, न कि इसमें तत्पुरुष है, इसलिए आपके इस भवसागर शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 13 में सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। आपके प्रश्न संख्या 14, सबने आपकी प्रतीक्षा की, ठीक है, क्या है प्रश्न? एक सेकंड रुकिएगा। सबने आपकी प्रतीक्षा की पर आप आइए नहीं, वाक्य रचना की दृष्टि से है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से सभी। तो भाई यहाँ पर सबने आपकी प्रतीक्षा की पर आप आए नहीं, 2 अलग अलग वाक्य है, तो सरल तो होगा नहीं, इनमें से सभी को भी हटा देते हैं, मिश्र या संयुक्त। राइट आंसर है साथियों ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि ये पर से जुड़ रहा है, तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही है, मिश्र नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य मिश्रित है? हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे, जैसे ही हम घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे, हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, और इन सभी यहाँ पर मिश्र वाक्य है। तो देखो मिश्र वाक्य की बात करें तो यहाँ जो दूसरा विकल्प है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे, साथियों जैसे से जुड़ रहा है ना वाक्य, बस जैसे से आरंभ हो रहा है, जैसे तैसे जब तब वह जो,
इत्यादि से अगर ये वाक्य स्टार्ट होते हैं, बीच में जुड़े होते हैं, तो वो हमेशा मिश्र में ही होता है। यहाँ पर पहला विकल्प सरल वाक्य का उदाहरण है, तीसरा विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, और से जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ओनली सेकंड विकल्प 15वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्थकता पदक्रम निकटता पूर्णता का संबंध है। वाक्य के संश्लेषण से, वाक्य के विश्लेषण से, वाक्य के भेद से, वाक्य के तत्वों से। तो यहाँ पर ये जो सार्थकता है, पदक्रम है, निकटता है, पूर्णता है साथियों, ये सभी चीज़ें किससे संबंधित होती है? वाक्य के तत्वों से ये संबंधित होती है। चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही है प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। कमल के पर्याय किस विकल्प में नहीं है? सरोज कुसुम, उत्पल कंज, पंकज नीरज, अरविंद अंबुज। तो साथियों कमल के पर्याय इनमें से किस विकल्प में नहीं है? राइट आंसर कौन सा रहेगा? भाई देखो, प्रथम विकल्प आपके सही है क्योंकि सरोज कमल का है, लेकिन कुसुम किसका पर्यायवाची है? फूल का पर्यायवाची है साथियों, इसलिए ये विकल्प आपके राइट आंसर है प्रश्न 17 में। बाकी उत्पल कंज, पंकज नीरज, अरविंद अंबुज, चार यहाँ पर ये तीनों ही विकल्पों में जो 6 शब्द है ये सभी कमल के पर्याय है। तो विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत है। संधि का विग्रह है, नेक का अनेक, चेतन का जड़ और ज्येष्ठ का लघु। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है? एक बार अच्छी तरह से प्रश्न को देख लीजिएगा और फिर सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो राइट आंसर है 18वें में नेक का अनेक। भाई नेक का अनेक थोड़ी होता है, नेक अनेक, अनेक तो एक का होता है, इसलिए यही आंसर रहेगा। संधि का विग्रह है, चेतन का जड़ है, ज्येष्ठ का लघु है, ये तीनों तो सही है। सेकंड विकल्प 18वें में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो देखो प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। आपके 19वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये देखिएगा। हिंदी शिक्षण में कौन सी सामग्री दृश्य नहीं है? लपेट फलक, चार्ट, चलचित्र और छायाचित्र। भाई दृश्य श्रव्य सामग्री के 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल रीट में, 10 क्या और 20 भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 से तो कम नहीं आएंगे साथियों, 10 से तो ज़्यादा आना है। तो देखो लैंग्वेज में आते हैं, फिर आपके पर्यावरण में शिक्षण आता है, फिर गणित में आता है, विज्ञान में आता है, सामाजिक में आता है, सभी में आपके भाषा शिक्षण की ये सामग्री आती है। तो देखो दृश्य कौन सी सामग्री नहीं है? लपेट फलक दृश्य है, चार्ट दृश्य है, छायाचित्र का मतलब हिंदी में जो अपन यूँ कहते हैं ना फोटो, इमेज, वो छायाचित्र कहलाता है। लेकिन चलचित्र यहाँ दृश्य नहीं है, बल्कि ये एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 19 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो चलिए 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 20 है। दैनिक पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है, पद शब्द यहाँ पर हंस परक चिन्ह लगना चाहिए, त्रुटि परक। ठीक है, प्रस्तावना को, मूल्यांकन को, प्रस्तुतिकरण को और शिक्षण सामग्री को। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पद है पाठ योजना का, दैनिक पाठ योजना का, वो होता है प्रस्तुतिकरण, क्योंकि प्रस्तुतिकरण में ही हम सारी चीज़ें विद्यार्थियों के समक्ष रखते हैं। प्रस्तावना तो दैनिक पाठ योजना का दर्पण कहलाती है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही रहेगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 21 है। नीर तीर जैसे खेलों से प्रारंभिक स्तर पर बालक में कौन से कौशलों का विकास होता है? श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, पठन कौशल का और इनमें से सभी। तो देखो नीर तीर जैसे खेलों की बात की जा रही है प्रारंभिक स्तर पर। तो नीर तीर, हम कहते हैं नीर तो बालक कोई क्रिया करता है, फिर कहते हैं तीर तो दूसरी क्रिया करता है। तो इस चीज़ को अच्छे से सुन रहा है, इससे हमें श्रवण कौशल का हम विकास कर सकते हैं। बालक के श्रवण कौशल इसमें विकसित होता है। प्रथम विकल्प 21वें में सही है। यहाँ दूसरा तीसरा गलत है, दूसरा तीसरा चौथा गलत है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 22वां प्रश्न, छात्रों की कमजोरियों को ज्ञात करना कहलाता है। उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण। तो छात्रों की कमजोरियों की बात की जा रही है। हम कमजोरियों को ज्ञात किसके माध्यम से करते हैं? निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से करते हैं, जबकि इनको दूर करने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है? उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम है तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है, होना ही चाहिए, नॉर्मल तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100% इनमें से आएगा साथियों।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन आपके हैं, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावित तरीका है? कहानी कहना, घटना वर्णन, कहानी लिखना और श्रुतलेख। तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 में सही रहेगा? अगर हमें भाषा का आकलन करना है तो घटना वर्णन करने के लिए कहेंगे, कहानी कहने के लिए कहेंगे, कहानी लिखने के लिए कहेंगे। लेकिन साथियों श्रुतलेख में सुनकर छात्र लिख रहा है तो उससे भाषा का आकलन कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। सबसे कम प्रभावी इसको माना जाता है। चौथा विकल्प आपका सही है। श्रुतलेख का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वर्तनीगत शुद्धि के लिए या वर्तनी संबंधी सुधार के लिए हम श्रुतलेख का प्रयोग करते हैं। तो चौथा विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 पर। तो आपके 24वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पहली कक्षा में यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है, भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना और चित्र बनाना। तो भाई पहली कक्षा में वाक्य बनाना तो खुद एक लिखने का प्रकार है, शब्द लिखना भी लिखने का प्रकार है, अक्षर बनाना भी लिखने का प्रकार है, लेकिन चित्र बनाना लिखने का प्रकार नहीं है। किंतु पहली कक्षा में जो बालक चित्र बनाता है तो उसको भी हम लिखने के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं। फोर्थ विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। तो 25वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है साथियों? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, वर्णमाला सिखाना, भाषा का प्रभावी प्रयोग और साहित्य की रचना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर हम आलंकारिक भाषा का प्रयोग तो नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाता है। साहित्य की रचना भी नहीं करवाएंगे प्राथमिक स्तर पर, ये भी गलत हो जाता है। तो अब आपके सामने दो विकल्प बचे हैं, एक तो वर्णमाला सिखाना और एक भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो दोनों में से जो सही आंसर है वो रहेगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। थर्ड विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है साथियों? तो चलिए देख लेते हैं 26वें प्रश्न को। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ और गति। तो बालक जब किसी चीज़ का पठन करता है तो किस गति से पढ़ता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रवाह भी नहीं, अक्षर ज्ञान भी नहीं, बल्कि जो अर्थ है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं लेकिन अगर हमें उसका अर्थ पता नहीं है तो साथियों फिर क्या मतलब है उस चीज़ को पढ़ने से? अर्थ उसका समझ में हमें आना चाहिए। थर्ड विकल्प आपके 26 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो चलिए 27वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 27 आपसे क्या पूछ रहा है, देखेंगे 27वें प्रश्न को। हिंदी शिक्षण के भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा और साहित्य में रुचि लेना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो देखो जो प्रथम विकल्प है, जो तीसरा विकल्प है, जो चौथा विकल्प है, ये तीनों ही विकल्प साथियों ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भाषा और साहित्य में रुचि लेना है ये आपके भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो सेकंड विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 28 क्या पूछ रहा है? सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ना, पूर्ण से अंश की ओर बढ़ना और सिद्धांत से उदाहरण की ओर बढ़ना। तो सूत्र प्रणाली में बच्चों को पहले सूत्र बता दिए जाते हैं जिसके आधार पर बच्चे सही उत्तर को सही करते हैं। ठीक है, मतलब उत्तर को सही क्या करते हैं, जो प्रश्न होता है उसकी समस्या का समाधान सूत्र के आधार पर करते हैं। तो इसमें सिद्धांत से उदाहरण की ओर बढ़ा जा रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ दूसरा या तीसरा कौन सा विकल्प आपके 28वें प्रश्न में सही रहेगा? तो साथियों इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर भी बढ़ा जाता है लेकिन पूर्ण से अंश की ओर नहीं बढ़ा जाता है। थर्ड विकल्प आपके जो है ये सूत्र प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, इसलिए थर्ड विकल्प आपके 28 में सही है। तो चलिए 29 क्वेश्चन मतलब 29वां और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपके 29वां प्रश्न, भाषा शिक्षण कहाँ से आरंभ किया जाता है? व्यवहार से, स्तर से, क्रिया से और वाचन से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इस क्वेश्चन को या फिर याद रख लेना। अब तो क्या लिखोगे यार, याद रख लेना। भाषा शिक्षण का आरंभ कहाँ से किया जाता है साथियों? व्यवहार से नहीं, क्रिया से नहीं, स्तर से नहीं, बल्कि वाचन से भाषा शिक्षण का आरंभ किया जाता है। चौथा विकल्प 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। 30 में से अगर आपको
दो पाँच या एक दो या फिर एक आध क्वेश्चन में जिसमें भी डाउट हो तो उसको कमेंट करिएगा। मैं कमेंट सभी के पढ़ता हूँ, लेकिन उत्तर उन्हीं के देता हूँ जिनका वास्तव में जो कमेंट है वो तार्किक हो, तो उसको उत्तर 100% मिलेगा साथियों। तो कमेंट करके ये भी जाइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका कौन सी विधि है? खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगशाला विधि और व्याख्यान विधि। तो दीजिए सोच समझ के राइट आंसर। देखो इसके बाद में 8:30 बजे के आसपास आपके दूसरा वीडियो आ जाएगा, 8 से 8:30 के बीच में, और तीसरा वीडियो आपके आज 10 से 11 के आसपास आएगा साथियों। देखो राइट आंसर है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका है खेल विधि। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो ये आज का पहला टेस्ट पूरा हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।